हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का अध्याय दूसरा नंबर पार्ट अर्थात सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। उससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा दिए हुए हैं, जो कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का है। हमने पार्ट 1 में कल सीखे हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप क्या है, विश्व जनसंख्या के बारे में जाना, उसका विश्व जनसंख्या का घनत्व के बारे में जाना, कैसे निकाला जाता है उसका द्वारा जाना। उसके बाद हमने जाने थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि भौगोलिक रूप से 4 कारक बताए थे: जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। उसके बाद आर्थिक कारक में भी बताए थे 3 प्रकार से, जो कि खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। उसका तीसरा सामाजिकरण एवं संस्कृति कारक। ये सभी कारक बताए थे। उसका जनसंख्या वृद्धि बताकर और जनसंख्या वृद्धि बताए थे, उसका जनसंख्या की वृद्धि दर बताए थे, उसका जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बताए थे, उसका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ये सभी पॉइंट बताए थे। उसके बाद और कल का चैप्टर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आया होगा हमें, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा है। और कल का चैप्टर और नहीं समझे आप लोग, बहुत बेहतर मतलब समझाए थे और मतलब कि बहुत बढ़िया चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, मतलब जनसंख्या परिवर्तन होता है तो उसके कुछ घटक। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन यहाँ पे हमने बताया था 2 प्रकार से जनसंख्या घटक हो सकता है। मतलब जो मतलब बच्चा जन्म लेता है तो वह मतलब मृत्यु से भी और जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि यहाँ पे आप जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। क्या है जनसंख्या परिवर्तन के? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। कौन? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन 3 घटक है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आ जाएगा। अशोषित जन्म दर मतलब CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है, मतलब कि अशोषित जन्म दर के प्रति मतलब 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे के रूप में किया जाता है। अशोषित मतलब कि CBR उसको कहते हैं। मतलब कि अशोषित जन्म दर बराबर क्या होता है, मतलब CBR बराबर क्या होता है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, मतलब कोई वर्ष में कितने बच्चे जीवित हुए और उस वर्ष में जो वर्ष में और गुने 1000 से भाग करेंगे तो अशोषित जन्म दर आपको निकल जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे मृत्यु जन्म दर परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। क्या है? मृत्यु जन्म दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। हमने आपको बताया कि जनसंख्या परिवर्तन यहाँ पे मृत्यु के दौरान भी होती है और मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो भी होती है। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए, जनसंख्या परिवर्तन तो परिवर्तन यहाँ पे होता है। तो बच्चा का जन्म होगा तो मतलब कि समाज वृद्धि करेगा, देश वृद्धि करेगा, मतलब बढ़ेगा, परिवर्तन हुआ। इसी तरह घटेगा, मरेगा तो घटेगा, तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ। सिंपल सी बात। उसका जानते हैं अशोधित मृत्यु दर क्या है। वहाँ पे अशोधित जन्म दर हमने समझा, उसका अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि अशोधित मृत्यु दर मतलब क्या है, DR। ठीक, तो यहाँ पे मतलब 1000 स्त्रियों के द्वारा कितने बच्चे मरते हैं उसके वही मतलब कि वही अशोधित मृत्यु दर हुआ। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार से की जाती है। मतलब कि अशोधित मृत्यु दर बराबर क्या होता है, तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, कितनी संख्या मरा, उसका तो किस वर्ष में कितना मरा, मतलब वर्ष यहाँ पे दे देना, गुने 1000 से करेंगे तो ये अशोधित मृत्यु दर निकल जाएगा। ठीक, मोटे तौर पर मृत्यु के दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। अब हम जानते हैं प्रवास। प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास हुआ। मतलब कि देख लीजिए बिहार के लोग यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन, मतलब परिवहन, तो ये सब नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, रोजगार के मतलब तलाश में बिहार से मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी जगह जाते हैं।
ठीक, तो ये क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही प्रवास हो गया सिंपल सी भाषा में। यहाँ पर समझ लीजिए, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है प्रवास, जो कि जनसंख्या का परिवर्तित करती है। मतलब कि अब मान लीजिए बिहार का आदमी जाएगा मतलब मुंबई में, तो ज़्यादा आदमी बढ़ेगा तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ, तो प्रवास के कारण भी परिवर्तन होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गमन स्थान कहलाते हैं। मतलब समझ लीजिए बिहार से जाते हैं मुंबई, तो बिहार से गया तो वह उद्गम स्थान कहलाए। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जिस स्थान से वह लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जिस स्थान में मतलब पहुंचते हैं मतलब आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उद्गम स्थान जनसंख्या को कमी को दर्शाता है। मतलब उद्गम स्थान क्या है, जनसंख्या को कमी को दर्शाता, बिल्कुल दिखा मतलब दर्शाएगा। एक मतलब जो स्थान से जाएगा वह वहाँ पर जनसंख्या का तो कमी होगा ही ना, तो वह उद्गम स्थान कहलाता है। जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या की वृद्धि को मतलब कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाता मतलब दर्शाता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। मतलब प्रवास अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी हो, मतलब एकाएक मतलब कि मौसम चेंज हो गया, जैसे अधिक गर्मी पड़े, ओनली गर्मी ही गर्मी पड़ता है, तो क्या है कुछ समय के लिए उस जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है। ठीक, या मतलब प्रवास होता है तो यह क्या है, गांव से गांव, मतलब एक गांव से दूसरे गांव भी जा सकता है, या गांव से नगर की ओर भी जा सकता है, या नगर से मतलब दिल्ली, मुंबई से दिल्ली भी जा सकता है, मतलब नगर से नगर भी जा सकता है तथा नगर से गांव भी हो सकता है, ये मतलब ये प्रवास। ठीक, तो यहाँ पर ये सब कुछ बातें हैं। अब हम जानते हैं अप्रवास और उत्प्रवास क्या है। तो हमने कल भी बताए थे उत्प्रवास और अप्रवास का हिंट्स बताए थे, आज परिभाषा भी समझ लीजिए। अप्रवास क्या है, तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। मतलब कोई नए स्थान पर गया तो वह अप्रवासी हुआ। ठीक, अब उत्प्रवास क्या है, तो उत्प्रवासी क्या है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते उत्प्रवासी कहलाते हैं। मतलब जो स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी होते कहलाते हैं। तो आपने समझ गया होगा। उसके बाद आप जानते हैं लोग बेहतर और आर्थिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं तथा प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो समूह हैं। मतलब प्रवास को प्रभावित करने वाला कितने कारक हैं, दो, एक है प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक क्या है कि इसमें आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रतिकर्ष कारक का बहुत आता है और एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, जिसके कारण उद्गम को स्थान को कम आकर्षित मतलब कि करते हैं बनाते हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या मतलब कि उसमें व्यक्ति मतलब बेरोजगारी के कारण स्थान छोड़ देते हैं, या रहन सहन की अच्छा दशा नहीं रहता जिसके कारण, या राजनीतिक कुछ उपद्रव के कारण, या प्रतिकूल जलवायु मतलब एकाएक जलवायु चेंज हो जाने के, या प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, ये अनेकों कारण हैं प्रतिकर्ष करने का। ठीक, अब जानते हैं उपकर्ष कारक क्या है, तो अपकर्ष कारक क्या है, तो ये काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्तित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा व अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। आप समझ गए होंगे। अपकर्ष कारक क्या है कि मतलब जो स्थान अच्छा लगे उस स्थान पर लोग चले जाते हैं, वही अपकर्ष कारक हुआ। ठीक, अब जानते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। मतलब जनसंख्या वृद्धि की मतलब जनसंख्या जो वृद्धि होता है तो उसके कुछ मतलब किस कारण मतलब कैसे वृद्धि होता है कि मतलब किस वर्ष कितना वृद्धि हुआ इसके बारे में हम जानिए। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ समझिए। तो पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है। मतलब पूरे विश्व की बात करें तो जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुँचने में जनसंख्या को शताब्दियों लगे, मतलब 100 साल से भी अधिक लगे हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। मतलब अभी के समय में जनसंख्या क्या धीरे धीरे बढ़ी, क्यों, तो इसका भी कुछ रीज़न है। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर बढ़ गई। मतलब पिछले वर्ष पहले मतलब कुछ दशक पहले एकाएक बहुत ज़्यादा जनसंख्या मतलब बढ़ी थी।
जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है क्या कि लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पहले कृषि के उद्भव व आरंभ के बाद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर क्या है, 80 लाख उस समय था, 8,000 से 12 वर्ष पहले। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार के जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण मंच तैयार किया गया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, जब औद्योगिक क्रांति 1750 में हुआ, तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति के जन्म दर को घटाने की सहायता से तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए एक मंच प्रदान किया। अब यहाँ पे हम समझेंगे विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की, अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता की, इसके बारे में। मानवीय प्रणाली और ऊर्जा के स्थान पर इंजन प्रतिस्थापित हो गया, मतलब अर्थात मानवीय प्रणाली की जगह इंजन मशीन को स्थापित कर गया, जिससे पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराने इसे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा में सुधार व स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर की तीव्रता को घटाने का योगदान दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये जानिए, यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसमें जानिए क्या कि देख लीजिए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी है। मतलब 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी है। जहाँ 1 लाख है तो वहाँ 10 लाख हुआ 500 वर्षों में। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। मतलब हर एक साल कम से कम 8 करोड़ जनसंख्या में लोग जुड़ते हैं। आप जानते हैं विश्व जनसंख्या के दोगुने किस समय दोगुनी विश्व जनसंख्या कैसे हुआ और कब तक दोगुनी होने की चांस है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ में होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। मतलब 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गया 1 करोड़ होने में, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। मतलब क्या बोले हैं कि 5 अरब से 6 अरब होने में जनसंख्या का मात्र 12 वर्ष लगे। आप बताइए, समझ लीजिए कितना जल्दी जनसंख्या बढ़ा है। ठीक, यह दर्शाती कि विश्व की जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उसकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक विभिन्नता पाई गई है। तालिका 2.2 अभी दिखाते हैं। उसमें विकसित देश विकासित देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या से 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं कुछ देश। ठीक, और कुछ देश का भी पता भी नहीं चल रहा है। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है। जहाँ विकासशील जो विश्व जैसे भारत, ये विकासशील देश है, यहाँ जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है, जहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए जनसंख्या मतलब वृद्धि पर यहाँ पाबंदी नहीं लगाया गया, जितना उतना बच्चे का जन्म हो रहा है यहाँ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तालिका जो एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में जनसंख्या वितरण देख सकते हैं किस प्रकार कैसे बढ़ा। इस समय देख सकते हैं 10,000 ईसा पूर्व की बात करें तो 50 लाख जनसंख्या थी। अब 1650 ईस्वी की बात करें तो वहाँ 50 लाख से 50 करोड़ हो गया। ठीक, जो कि 15 वर्ष में कितना लाख से 50 करोड़ हुआ। अब 1850 मतलब की बात करें 200 वर्ष की बात करें तो वहाँ 50 करोड़ से 100 करोड़ हुआ 200 वर्ष में। आप बताइए। उसका 1930 ईस्वी मतलब 1930 की बात करें तो 100 से 200 करोड़ मतलब डायरेक्ट अब एक बढ़ रहा है। तो ये 80 वर्ष में आप बताते हैं। 1975 की बात करें तो 200 से 400 करोड़ हो गया। तो ये मतलब ये 45 वर्ष लगा। उसका 2012 की बात करें तो 400 से 800 से अधिक हो गया, बस 37 वर्ष लगा। आप बता लीजिए मतलब 2012 तक की बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे 2020 तक की बात करें तो यहाँ पे कितना बढ़ गया होगा। तो कम से कम इसका बात करें पूरा विश्व की बात करें तो यहाँ पे लगभग कम से कम तो 2400 करोड़ प्लस हो गया होगा। ठीक,
उसका यहाँ पे आज अब हम समझेंगे ये सब कुछ मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर मतलब रेट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ। 1995 से 2000 में कितना बढ़ा। लाइबेरिया की बात करें तो 80.2% बढ़ा। सोमालिया की बात करें इतना। ओमान की बात करें 3.3। डेनमार्क की बात करें तो 0। जर्मनी और पुर्तगाल 0.1। ये सब कुछ दिया हुआ। अब हम जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय कुछ प्रारूप के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ पे विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना जनसंख्या वृद्धि कम है। मतलब जो विकसित देश है, मतलब मान लीजिए अमेरिका, वहाँ जनसंख्या वृद्धि उतना नहीं होता है। ठीक, पर यहाँ विकासशील भारत की बात करें तो इसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वे लोग समझते नहीं हैं। ठीक, बहुत सारे कुछ कारण आप लोग समझते ही होंगे। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकासशील में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर मतलब एक साल में जनसंख्या परिवर्तन 1.4% निम्न प्रतीत होती है। वास्तव में ऐसा इसका कारण क्या है कि यहाँ पे कारण पहला क्या है कि जब निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी संख्या पर लागू होती है तब जनसंख्या विशाल परिवर्तन, मतलब अर्थात क्या है, जब अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है, कहने का मतलब निम्न वार्षिक दर में। दूसरा क्या, यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाएगी। प्रसव के दौरान, मतलब प्रसव जानते ही होंगे, उसमें मृत्यु दर की भांति और शिशु दर की में वृद्धि हो सकती है। ठीक, मृत्यु दर के मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे आप बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि 1990 से 1995 की बात करते हैं। ठीक, और 2004 से 2005 की बात करते हैं। विश्व की ये पूरा प्रदेश की नाम, और 1990 से 95 में 2004 से 5 देख लीजिए। विश्व की जनसंख्या बात करें 1.6 था, अब 2004 से 2005 में वहाँ पे विश्व में 1.4 हुआ। अफ्रीका की बात करें 2.4 की जगह 2.6 बढ़ गया। यूरोप की बात करें 0.2 की जगह 0.2 हुआ। ठीक, तो वहाँ ये सब विकसित देश है तो वहाँ ये जनसंख्या कम आ। पर भारत की बात करें इसका रेट तो उधर काफ़ी बढ़ ही जाएगा, कम नहीं की जगह। यहाँ पर बात करें जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। अब जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव के बारे में जानते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। मान लीजिए एक छोटा सा ये जगह है, इसमें 50 लोग रहते हैं और इसका जनसंख्या 50 से बढ़ गया 500, तो अब ये 500 लोग इसी जनसंख्या में रहेगा। जितना अनाज उत्पन्न होता था यहाँ पे, तो उतना अनाज पहले 50 आदमी खाता था, अब 500 आदमी खाएगा, तो दिक्कत होगी ही। जितना लोग पहले इतना जगह में 50 लोग रहते थे, अब 500 लोग रहेंगे तो दिक्कत होगी ही, बहुत सारे समस्या होगा। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है। सिंपल सी बात है। उसमें आप समझ लीजिए एड्स, HIV, मतलब कि एड्स जानते ही होंगे, ये बीमारी है, मतलब कि संक्रमित वाला ये बीमारी, कभी इसका इलाज ही नहीं। एड्स किसके कारण, तो जनांग के कारण होता है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिससे घातक महामारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल जो कि CIS में के कुछ भागों और एशिया की मृत्यु दर बढ़ा दी है। वहाँ एड्स के कारण बहुत लोग मृत्यु हो रहे हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग पढ़े ही होंगे। औसत जीवन प्रतीक्षा घटा दी है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है एड्स के कारण। ठीक, उसका यहाँ पर देखिए 2 गुना होने की कहानी, इसमें 37 वर्ष लगेंगे। अब भारत की जितना मान लीजिए लगभग 137 करोड़ है अभी जनसंख्या, भारत 37 वर्ष में यह क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कि पूरे विश्व की ये पूरा बात भारत की चार्ट बता रहा है। मतलब भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.9% है। इस दर पर भारत की 1 अरब जनसंख्या 36 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। आप बता लीजिए, सोच लीजिए। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगे, जबकि कुछ देशों में अभी तक दोगुनी होने के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। अब भारत जनसंख्या वृद्धि में इस पर भारत को रोक लगाना चाहिए, तब ना जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या कम करने के लिए जनसंख्या जो नियम बन रहा है
जिसमें दो बच्चे का नारा लग रहा है। क्यों? यही कारण रोकने के लिए, ताकि वृद्धि न हो, विस्फोट न हो जनसंख्या का। अब जानते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण क्या है? ठीक, आप भी जानते हैं जनांकीय मतलब संबंध स्थापित करने के दौरान दो संक्रमण होते हैं, जैसे एड्स बीमारी, HIV जो है, ये सब कुछ बीमारियां होती हैं, वही हुआ। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था में से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी परिवेश की जनसंख्या ऊंचे जन्म और ऊंचे मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप समझ ही रहेंगे। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। आप लोग ध्यान इस पर लगाए, दूसरी जगह ध्यान मतलब ध्यान इंगित करेंगे, मेरे इस वीडियो पर इंगित करेंगे, तब ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और ज्योग्राफी पूरा का पूरा बात समझ में 100% में कम से 95% तो ज़रूर समझेंगे। ठीक, ज्योग्राफी बहुत समझ में आता है। यदि वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक, लाइक करने में क्या जाता है। यहाँ देख लीजिए, ग्रामीण खेतिहर बराबर जनांकीय संक्रमण मतलब नगरीय औद्योगिक। यहाँ पे कुछ मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। क्या है कि जनांकीय संक्रमण में 3 मॉडल दिया गया है। इसमें प्रथम मॉडल क्या दिया गया है, इस चित्र में आप देखेंगे। यहाँ पे प्रथम मॉडल क्या है कि पहला अवस्था, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप समझिए, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था है। पहला अवस्था, सेकेंड अवस्था और थर्ड अवस्था। क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वर्तमान समय के उदाहरण, मतलब यहाँ अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर उसका बांग्लादेश, मीरू, श्रीलंका, कनाडा, जापान, ये सब देश का नाम है। और यहाँ पे मृत्यु दर देख सकते हैं और यहाँ पर जन्म दर देख सकते हैं, किस प्रकार से किस रेट में जा रहा है। ठीक, मतलब कि उतार चढ़ाव किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर बढ़ा है, घटा है, तो बढ़ा है, घटा है, उतार चढ़ाव किस प्रकार से हुआ। वही 3 प्रकार से मतलब ये जनांकीय संक्रमण को विभाजित किया है। पहला है प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व ऊँचे मतीयता मतलब मृत्यु, क्योंकि यह लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन मतलब फिर से दोबारा उत्पादन कराते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत हो जाते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और अनेक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी स्तर निम्न होती है वहाँ की। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। पहली जनसंख्या मतलब ज़्यादा, जितना लोग जन्म में रहते थे उतना मर ही जाते थे, क्योंकि वहाँ न ज़्यादा खाना पीना मिल जाता था, न ज़्यादा बढ़िया चिकित्सा मिलता था, इसलिए। अब द्वितीय अवस्था में समझिए, क्या द्वितीय अवस्था प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊँची बनी रहती है, मतलब कि थोड़ा ऊँची बनी रहती, उसमें थोड़ा सुधार होता है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, या मतलब मृत्यु दर काफ़ी घटी हुई मृत्यु दर आती है, क्योंकि पहला अवस्था में काफ़ी कम गया था। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं स्वस्थता में सुधार तथा थोड़ा सुधार होने लगता है। द्वितीय में मतिमरता में कमी आ जाती, मतलब मरने की, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें मरने की कमी आ जाती है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का, कुछ लोग अशिक्षित कुछ शिक्षित होने लगते हैं। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च हो जाता है, इसमें थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मतमारता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ती है, मतलब जनसंख्या जो बढ़ता है वह तो स्थिर हो जाती है या रुक जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, मतलब जनसंख्या में नगरीय और शिक्षित हो जाती है और इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार को आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नमनीय और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। आप समझ लीजिए, मतलब कि तीसरा स्टेप में क्या हुआ, लोग शिक्षित होने लगे, समझने लग गए। ठीक, तो यहाँ पे जनसंख्या कम हुआ, इसलिए सब कुछ शिक्षित भारत को क्यों हो रहा है, भारत को शिक्षित होना चाहिए, वे तब विकसित के बने, वरना विकासशील ही बना रहेगा। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं में हैं। ठीक, उसका यहाँ पे लास्ट है क्या, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय दिए हुए हैं और उसके बाद ये चैप्टर लास्ट रहेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।
जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना, मतलब परिवार नियोजन करके, मतलब अपने फैमिली में जहाँ 4 बच्चे का जन्म होता है वहाँ उसको फैमिली दबाव पड़ेगा तो बोलेंगे नहीं 2 बच्चे, ठीक। तो परिवार नियोजन करके बच्चों को रोकना, जन्म को रोकना अथवा इसमें अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जहाँ महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करें तो जहाँ बच्चे का 4 जन्म होता है तो महिलाएं बिल्कुल अस्वस्थ होगी, जहाँ 2 होगा तो कुछ न कुछ सुधार रहेगा, ठीक। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए क्या है, निरुत्साहक उपाय का कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। मतलब कि गर्भ निरोधक गोलियां बहुत सारे आप लोग जानते ही होंगे। उसका यहाँ पे दिया हुआ क्या, थॉमस मार्सन ने अपनी एक सिद्धांत में बताया था 1993 में कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब लोग खाद्य आपूर्ति बहुत तेज़ी से करेंगे, चूँकि काफ़ी जनसंख्या, लोग जल्दी से खाना, मतलब कि खदान है, देश में ज़्यादा कमी होगी इसका। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, वहाँ मतलब कि जिससे अकाल फैलेगी, बीमारियां बढ़ेगी, वहाँ बीमारियां होगी, युद्ध द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा, युद्ध के दौरान काफ़ी जनसंख्या की कमी होगी। ये थॉमस मॉल्सन ने अपने सिद्धांत 1993 में बताया था भविष्यवाणी करके। ये बिल्कुल सत्य होते जा रहा है। मतलब बीमारी यहाँ पर पेंडेमिक, अब जो कोरोना में हम बीमारी है जिसके कारण जनसंख्या कितना मर रहा है, मतलब मर रहा है, तो इसमें क्या जनसंख्या की कुछ कमी हो रहा है। इसी तरह वहाँ युद्ध होगा तो युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या की कमी होगी। ये थॉमस मॉल्सन ने अपने एक सिद्धांत में बताया था 1993 में ही। ये सब कितना सोचे समझे होंगे। तो आज की चैप्टर समाप्त। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा ये मैं कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, यदि कोई टॉपिक का वीडियो बनाना है तो आप उसको भी मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूर मतलब कि आपको आपके समस्या को सॉल्व किया जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप क्वेश्चन आंसर करेंगे हम।